वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो प्रेरित विभवांतर के लिए है, या यूं कहें अगर किसी चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं तो उसके सिरों के मध्य एक वोल्टेज बन जाता है, वोल्टेज डेवलप होता है, विभवांतर पैदा हो जाता है। उसका हम मान ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए, इसके लिए एक डायग्राम का प्रयोग कर रहा हूं मैं। जैसे सपोज करिए ये जो क्रॉस मैंने दिखाया है, इसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और ये अंदर की तरफ लगा हुआ है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा कैसी है? अंदर की ओर, बोर्ड में ऐसे 90 डिग्री इनसाइड। अंदर की ओर जब चुंबकीय क्षेत्र दर्शाते तो क्रॉस बनाते हैं, और बाहर की तरफ बनाना होता तो डॉट बनाते हैं। ये तो आप जानते हो। खैर, यहां पर एक हमने चालक ले लिया जिसका नाम जेके है। क्या नाम है? जेके। चालक माने कोई तार है, कोई धातु का कुछ है, उसको वी वेग से इधर हम घसीट रहे हैं, गति करा रहे हैं वी वेग से। अब जो आप जानते हो चालक है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे और धन आवेश भी होगा। ध्यान रखना मेरी बात को, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होगा और धन आवेश भी होगा। जिस भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, निकला है, वो वाला परमाणु कैसा हो जाता है? धनावेशित। तो यानी चालक में धनावेश भी होते हैं और ऋणावेश भी होते हैं। जब आप चालक को घसीट रहे हो, गति करा रहे हो एक दिशा में, तो उसके अंदर जो आवेश होंगे वो गति नहीं करेंगे। क्या बताओ? बस जा रही है तो बस के अंदर सवारियां जो तो अपने आप जा रही होंगी ना। तो यानी चालक के साथ अंदर जो आवेश है वो भी गतिमान है। और जब वैद्युत आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ध्यान रखना, जब कोई आवेशित कण या आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। उससे कौन सा बल कहते हैं? याद है किसी को? लॉरेंज बल। सूत्र क्या होता था? F = QVB sin थीटा। वेरी गुड। तो ये जब ऐसे घसीटा जा रहा है तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे या जो धन आवेशित कण होंगे उन पर एक बल लगेगा, उसे लॉरेंज बल कहते हैं, या वो चुंबकीय बल भी कहलाएगा। इसलिए मैंने m सफिक्स में चुंबक के कारण डाल दिया, और इसका सूत्र होता है QVB sin थीटा। थीटा का मतलब होता है वेग और बी के बीच। बी माने चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। बी देखो अंदर की तरफ लगा है और वेग उस तरफ है, तो बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो हम कह देंगे यहां जो थीटा का मान है वो 90 अंश है। तो जो बल बना, चुंबकीय बल, वो क्या बना? QVB बना कि नहीं? बताओ। sin 90 मतलब 1। sin 90 मतलब, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जरा इस चुंबकीय बल की दिशा चेक करता हूं मैं। धन आवेश पे अगर लॉरेंज बल निकालते, ध्यान रखना, तो कौन सा नियम लगाते दिशा ज्ञात करने के लिए? किसी को पता है? लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए धन आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र कर ज्ञात, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। करेक्ट। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ध्यान रखना, फादर मदर चाइल्ड हुआ करता था। पापा मम्मी बउआ, ठीक है। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब करंट। तो ध्यान रखना, ये जो धारा की दिशा होती है, अगर धन आवेश है तो ये वेग की दिशा बन जाती है। क्या बन जाती है? आवेश की गति की दिशा। धन आवेश के लिए यही वेग हो गया। यानी तो देखो, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की जगह वेग, वेलोसिटी। तुम बताओ यहां वेग की दिशा पता है कि नहीं पता? देखो तो वेग की दिशा में ये वाली उंगली कर दो, बीच वाली, और बी अंदर की ओर है। देखो ये उंगली अंदर की तरफ जा रही है, तो बल किधर लग रहा है? देखो ऊपर की ओर। यानी जो धन आवेशित कण है उन पर चुंबकीय बल ऊपर की ओर लगेगा, तो ऋण आवेशित पे किधर लगेगा? नीचे की ओर। सीधी सीधी बात है। तो जो ऋण आवेशित कण होगा उस पर चुंबकीय बल जो लगेगा वो नीचे की ओर, और धन आवेशित कण पर चुंबकीय बल ऊपर की ओर। इतनी बात समझ लो पहले मैटर। अब हम बात करते हैं वैद्युत बल की। किसकी बात करते हैं? जब, तो अब हम बात करते हैं इन कणों पर एक वैद्युत बल भी लगेगा। क्या लगेगा? वैद्युत बल ज्ञात करना हो तो पता कौन से सूत्र लगाते हैं? वैद्युत बल का सूत्र ध्यान रखना, इससे निकालेंगे। E बराबर वैसे F/Q होता कि नहीं होता? बताओ। तो F बराबर क्या होगा? QE
E इंटू क्यू या Q इंटू ई कह सकते हो। इसमें सफिक्स में E डाल दिया, E मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। ध्यान रखना, जब इस बल को देखो संतुलित कर लेगा तो उसको साम्य अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? संतुलन की अवस्था। अच्छा, वैसे इन गतियों से देखो, जितने धन आवेश सब धीरे धीरे चालक में ऊपर इकट्ठे होंगे कि नहीं बताओ, और जितने ऋण आवेश है वो सब नीचे सेटल हो जाएंगे। तो इस चालक में ऊपर का सिरा धनावेशित हो जाएगा और नीचे का सिरा ऋणावेशित हो चुका होगा। इससे एक विभवांतर पैदा होगा कि नहीं? धन, भाई बैटरी में होता क्या? एक धन प्लेट, एक ऋण प्लेट, एक और धन एक और ऋण होना क्या होता है? विभवांतर होता है, वोल्टेज। उसकी वजह से एक वैद्युत बल बना हुआ है, ये वैद्युत बल QE। तो दोनों में वैद्युत बल संतुलित करेगा एक दूसरे। जैसे अगर चुंबकीय बल नीचे लगेगा तो वैद्युत बल ऊपर की ओर लगेगा, और जिसमें चुंबकीय बल ऊपर लगेगा वो वैद्युत बल नीचे की ओर। तब ये साम्य अवस्था आएगी, मतलब एक जगह कांस्टेंट हो जाएंगे सब। ऐसे समय अगर ये बल इसके बराबर है तो साम्य अवस्था कहलाएगी। यदि Fm बराबर Fe, Fm का सूत्र क्या निकाला हमने अभी? QVB, और Fe का QE, Q से Q काट डालो, VB इज इक्वल टू E। कभी अगर वेग निकालना हो पहले तो एक सूत्र यही समझ लो, तो किसका किसका अनुपात होगा? ये E बाई B का। लेकिन हम यहाँ वेग नहीं निकालने चले थे, हमारा उद्देश्य विभवांतर ज्ञात करना। क्या? तो E बराबर V अपान L होता कि नहीं होता बताओ? अगर चालक की लंबाई को L ले लिया जाए, देखो चालक की लंबाई क्या ले ली? L लंबाई चालक की ले ली। तो आप जानते हो विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र में संबंध, E बराबर V अपान X, V अपान D, V अपान L जो भी। तो E की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हो? V अपान L लिख सकते हो। देखो तो पुनः ये पहला वेग है, ये वाला वेग इंटू B बराबर E की जगह V अपान L हुआ, तो V बराबर क्या हो गया? BVL। देखो भैया लोगों, ये हुआ कि नहीं हुआ बताओ सब लोग? इसको कहते हैं प्रेरित विभवांतर। ये फॉर्मूला काफी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, नोट करिए इसको। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टर, यानी कि जो कॉइल होती है ना L, उसमें संचित ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। देखिए हेडिंग डाल लीजिए, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा या एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ये तो हेडिंग डाल दो आप लोग, सबसे पहला पॉइंट। अब मैं चर्चा करता हूं इंडक्टर में एनर्जी स्टोर कैसे होगी। तो देखिए, जब बैटरी से किसी कॉइल में धारा भेजी जाती है, इंडक्टर में, इंग्लिश में इंडक्टर कहते हैं कॉइल को, तो जब प्रेरकत्व में कोई धारा भेजी जाती है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल भी पैदा हो जाता है। पढ़ाया था ना, धारा के मान को बढ़ाएं या घटाएं या ऑन करें या ऑफ करें। तो देखो, जब किसी प्रेरकत्व से होकर धारा गुजरती है तो धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है, जिसकी वजह से उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। धारा के बढ़ने का वो विरोध करेगा। मैंने कहा था उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो जन्म ले रहा है। तो धारा के बढ़ने का विरोध करेगा कि नहीं करेगा? विरोध करने में उसके द्वारा कुछ न कुछ धारा के द्वारा उसके विपरीत में कार्य करना होगा। ये जो कार्य करना होता है धारा को, किसके विपरीत में? विद्युत वाहक बल के। वही कार्य इंडक्टर में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब मैं कार्य की गणना करने वाला हूं। देखो, वैसे कार्य जो होता है हमारा वैद्युत में अगर हम इस्तेमाल करें W के लिए, तो एक सूत्र होता है W अपान Q इज इक्वल टू V। ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में। यहां पर हम लोग अगर W का सूत्र बनाए तो Q इंटू V होना चाहिए कि नहीं बताओ? लेकिन अभी इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो जो विभवांतर होता है उसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं लगातार। क्या बोल रहे हैं? यानी ये जो कार्य किया जाएगा वो किसके विपरीत किया जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोध में, अपोजिट, धारा के द्वारा। किसके द्वारा? धारा के द्वारा। तो अगर हम कार्य को बनाना चाहें तो अब हम डिफरेंशियल रूप इसका ले रहे हैं। कौन सा रूप ले रहे हैं? ई पहले लिख दें, बाद में क्यों लिखें।
ई और डी क्यू, जरा इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से। बनाया इस फॉर्मूले से, इसलिए मैंने साथ में फॉर्मूला आपको दिखा दिया है। हमें यूज इसका करना है। देखो डी डब्ल्यू माने किया गया कार्य, और आवेश से ही तो धीरे धीरे धारा बनती है। धारा किसके विपरीत काम करेगी? विद्युत वाहक बल ई के विपरीत होने की वजह से चिन्ह क्या लगा है? माइनस लगा है। तो जो किया गया कार्य होगा कुछ माइनस ई डी क्यू बनेगा। ये बना यहां से है, देखो मूल सूत्र ये था हमारा। अब एक बात बताओ, इसका सूत्र तुम पढ़ चुके हो अभी, किंतु अगर मैं कहूं आपसे E बराबर माइनस एल डी आई अपान डी टी होता कि नहीं होता? बताओ। ये अभी हमने आपको स्वप्रेरण टॉपिक में सिखाया है। सिखाया कि नहीं सिखाया? अगर हम चाहें तो E का मान यहां रख सकते हैं, ये वाला। तो अब देखो डी डब्ल्यू का सूत्र क्या बनने वाला है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, और E का मान माइनस एल डी आई अपान, और इंटू में डी क्यू पहले से है, ये वाला माइनस से माइनस कट गया, तो एल डी आई अपान डी टी इंटू में डी क्यू। थोड़ा डी क्यू और डी टी एक साथ लिख लो जरा, डी क्यू बटे डी टी एक साथ लिख रहा हूं मैं, देखो डी क्यू अपान डी टी, और डी आई पीछे लिख दिया ऐसे पलट के। अच्छा, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हो? धारा कहते हो कि नहीं कहते हो? डी क्यू अपान डी टी धारा आई हो जाएगी कि नहीं बताओ? एल आई डी आई। ये कार्य का एक व्यंजक प्राप्त हुआ, लेकिन ये छोटा सा व्यंजक है, डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल पार्ट। कुल कार्य अगर हम देखो, धारा शुरुआत कहां से होती? देखो धारा जीरो से बढ़कर जो पीक वैल्यू होती है वो आई नॉट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? धारा यानी प्रारंभिक मान उसका शून्य था, धीरे धीरे बढ़ती गई और पीक वैल्यू कहां पहुंच गई? आई नॉट तक। तो जब हम कुल कार्य की अगर गणना करें, कुल कार्य डब्ल्यू निकालना चाहें, तो हमें समाकलन करना होगा एल आई डी आई, और समाकलन की लिमिट जीरो से लेकर आई नॉट तक होगी। यानी जिसके लिए समाकलन हो रहा है, आई के लिए, धारा के लिए, तो धारा के प्रारंभिक मान को क्या कहते हो आप? जीरो। और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी? आई नॉट तक, इससे आगे बढ़ेगी नहीं। इसका समाकलन करना है तो एक तो एल बाहर आ जाएगा, देखो। अब आई का समाकलन करो, आई डी आई लिखा कि नहीं लिखा? आई का समाकलन क्या होगा? देखो आई स्क्वायर बाई 2, और जीरो से आई नॉट मान रख लो। चलो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और 0/2 करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। लिमिट लगाते हैं पहले अपर माइनस लोअर। तो देखो कार्य का सूत्र क्या बना? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर बना, और यही कार्य प्रेरिकत्व में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यही कार्य प्रेरिकत्व में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। बताओ, तो अब इसे ऊर्जा लिख दो, ऐसे यू बना दो, हाफ एल आई नॉट। ये सूत्र स्थापित हो गया, बना डालो इसको फटाफट। तो ये फाइनल कंक्लूजन में आप लिख सकते हो। देखो आप यहां भी लिख सकते थे और लास्ट में भी लिख सकते हो। देखो हालांकि ऊपर अगर परिभाषा लिखी जाए तो बेटर है थोड़ा सा, इस जगह पर शुरुआत करने में आपको जहां मना है वहां लिख देना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी समझाया था, हम कहेंगे जब किसी प्रेरिकत्व में धारा का मान बढ़ता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इसका विरोध करता है। इसका माने धारा के बढ़ने का, इसका विरोध करता है। अतः धारा को
स्थायी मान I0 प्राप्त करने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E के विपरीत कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित हो जाता है, इसको नोट कर लो भाई। देखिए अब हम बात करते हैं जो प्रेरिकत्व होते हैं यानी कॉइल्स होती हैं, उनको श्रेणी और समांतर में हम जोड़ने वाले हैं। उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, जैसा कि प्रतिरोध में हुआ करता था, आपको याद होगा श्रेणी संयोजन में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे होते थे फॉर्मूले। वैसे ही प्रेरिकत्व के लिए बनाते हैं, देखिए कैसा बनता है। चलो आओ हेडिंग डालो, प्रेरिकत्वों का श्रेणी संयोजन। अब देखो श्रेणी संयोजन में कैसे करेंगे, मतलब दो कॉइल लेनी है तुम्हें इस बार। बस वो प्रतिरोध बनाया करते थे, यहाँ ऐसे कॉइल बना दो, एक L1 कॉइल और दूसरा L2 प्रेरिकत्व है। अच्छा बताओ श्रेणी क्रम में धारा समान होती है कि विभवांतर? तो जो धारा इस कॉइल में होगी वही धारा इस कॉइल में होगी कि नहीं, बताओ। विद्युत वाहक बल अलग अलग होगा, V1 V2 अलग अलग होगा। तो देखिए जो कुल फ्लक्स होगा, ध्यान रखना श्रेणी संयोजन है तो कुल फ्लक्स, फ्लक्स माने चुंबकीय फ्लक्स की बात हो रही, कुल फ्लक्स जो फाई होगा वो φ1 प्लस φ2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ। अच्छा धारा तो समान ही है, फाई का कोई संबंध L और I के साथ निकालो। तो याद है एक सूत्र था अभी पीछे, N फाई इज इक्वल टू LI होता कि नहीं होता, बताओ। यहां पर हम इस तरीके से अगर बनाएं तो फाई हो जाएगा LI, φ1 हो जाएगा L1I, I समान रहेगी, I1 नहीं कहोगे। तो इस व्यंजक के हिसाब से अगर ऊपर वाले सूत्र को इसको लिखूं मैं, इस फाई को तो लिखूंगा LI, φ1 को लिखूं तो L1I, क्योंकि श्रेणी क्रम है, I तो समान होगी ना। और φ2 को क्या लिखोगे, L2I, I कॉमन लेके देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो L बराबर क्या आ गया, देखो यही तो श्रेणी क्रम संयोजन होता कि नहीं होता, बताओ। ये तो तब हुआ, लेकिन सूत्र जब दोनों आपस में एकदम पास पास हैं कॉइल, अगर बीच में थोड़ा गैप हो तो अन्योन्य प्रेरण भी हावी होता है। तो इसी सूत्र को आगे बढ़ा देता हूं, यदि दोनों प्रेरिकत्व के मध्य अन्योन्य प्रेरण भी कार्य करे। कौन सा प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, यानी बीच में थोड़ा गैप होगा तो अन्योन्य प्रेरण काम करेगा। अब वो अन्योन्य प्रेरण का व्यंजक यहां पर शामिल हो जाएगा और तो L1 प्लस L2 प्लस माइनस अन्योन्य प्रेरण का सूत्र जोड़ दिया जाएगा। नोट कर लो इसको फटाफट। देखिए यहां पर ये प्लस माइनस का भावार्थ जरा समझ लेना इस जगह थोड़ा। मैंने यहां देखो दोनों चीजें लिखी हैं, इसको हम अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग दो सूत्र बना सकते हो आप ये, लेकिन ध्यान रखना दोनों कॉइल का है तो 2 गुना लगा देंगे आप। देखो अगर समान दिशा में प्रेरण हो रहा है, दोनों का फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस में लिखेंगे, 2 कॉइल है तो 2m ले लें, और अगर यही विपरीत डायरेक्शन के लिए लिख रहे हो तो L1 प्लस L2 और माइनस का 2m। अब इन दोनों को हम एक साथ लिख दें अगर सूत्र को, तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा बताओ, L1 प्लस L2 प्लस माइनस। ये जो प्लस माइनस इस्तेमाल किया था ध्यान रखना, वो एक बार प्लस और एक बार माइनस के हिसाब से। ये अंकित प्रश्नों में अगर आएगा तो उसमें बताएगा कि प्रेरण की दिशा समान है या प्रेरण की दिशा विपरीत है। समान दिशा है तो प्लस में जोड़ेंगे, दोनों कुंडली से m बनेगा तो 2m इस्तेमाल होगा, और अगर विपरीत दिशा है तो माइनस 2m इस्तेमाल होगा। अब हम बात करते हैं समांतर संयोजन, किसकी बात करते हैं, तो सेकंड डाल दो इसी में, समांतर क्रम संयोजन। जरा इसको और जान लो,
अच्छा एक बात बताओ, अगर दो कॉइल आपस में समांतर क्रम में जुड़ी हैं, देखो अगर दो कुंडलियां आपस में कैसे जुड़ी हैं, समांतर क्रम में, एक L1 एक L2, एक में धारा I1 एक में I2, आपको पता है विद्युत वाहक बल समान होना चाहिए कि नहीं, बताओ। समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, यहां वोल्टेज की जगह क्या इस्तेमाल हो रहा है, विद्युत वाहक बल। क्या इस्तेमाल हो रहा है, विद्युत वाहक बल। तो E बराबर होगा इस बार। तो वैसे कुल धारा अगर मैं पूछूं आपसे, जो कुल धारा आई होगी यहां से चलेगी, उसी के तो दो हिस्से हुए हैं, तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2। इसको हम थोड़ा डिफरेंशियल रूप में लिख ले रहे हैं, तो DI अपान DT बराबर क्या बनना चाहिए, DI1 अपान DT प्लस DI2 अपान DT। अब मैं इनके मान ला रहा हूं कहीं से ढूंढकर, देखो सुनो मेरी बात। किंतु आपने एक सूत्र पढ़ा है स्वप्रेरण में ही, आप याद करिए, L बराबर माइनस E2 अपान, अच्छा वो तो इसमें सफिक्स नहीं होता था, माइनस E अपान DI अपान DT होता है कि नहीं होता, बताओ। तो अगर E का सूत्र बना इससे तो क्या बनेगा, देखो माइनस L DI बाई DT, बताओ E का सूत्र ये बनेगा। और चूंकि जो E का बनेगा, ध्यान रखना, तो अगर E1 का बनाए हम, चूंकि यहां पर तो अगर सेम रहेगा वोल्टेज, अलग अलग E1 E2 नहीं बनाना पड़ेगा तुम्हें, बस ये जरूर है। तो देखो यहां से हम तीन सूत्र बना सकते हैं। पहला फॉर्मूला देखें जरा, DI अपान DT का अगर मान निकालूं मैं, किसका, तो माइनस E बाई L आएगा। ऐसे ही DI1 अपान DT निकालें, चूंकि विभवांतर तो समान ही रहना है, खाली L में अंतर होगा, तो जैसे E बाई L है DI अपान DT, तो DI1 अपान DT को माइनस E बाई L1, DI2 अपान DT को क्या लिखोगे, E अपान L2। अब अगर इस समीकरण 1 में इनको रखो चल के देखो, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो LHS में देखिए हमारे पास यहां पर DI अपान DT है, उसको लिख दोगे माइनस E अपान L। RHS में देखो माइनस E अपान L1 और माइनस E अपान L2, माइनस E कॉमन लेकर कट कर दो, देखो क्या बन रहा है, 1 अपान L इज इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे रेजिस्टेंस का होता था वैसे ही आ गया रिजल्ट, नोट कर लीजिए।